क्या हुआ था देवसेना? तो अब ये देवसेना से ही पूछते हुए कह रहा है क्या हुआ था देवसेना। What happened देवसेना। हम व्हाट हैपेंड कहते हैं जब हम बताना चाहते हैं पास्ट का कोई इंसिडेंट जो हुआ है। इन जनरली जब हम पूछते हैं तो हम कहते हैं व्हाट हैपेंड। बाहुबली के फर्स्ट पार्ट को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। अब हम लेकर आए हैं बाहुबली मूवी का ही पार्ट 2। इस पार्ट में भी हम लास्ट पार्ट की तरह लेने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग सीन, जिस सीन को हम करेंगे वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट। क्योंकि देखिए, लिसनिंग जितनी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश बोलना आने के लिए उतना ही अपने थॉट्स को इंग्लिश में प्रॉपरली ट्रांसलेट कर पाना भी इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने थॉट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम चाहे उस वर्ड को, उस लाइन को ट्रांसलेट कर दे, लेकिन जो एक नेचुरल स्पीकर जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ऐसा इंसान बोलेगा, वो वाली बात उसमें नहीं आएगी, वो चीज़ मिसिंग रहेगी। और इसीलिए हम कभी इंग्लिश तो कभी हिंदी के वीडियोस लेंगे और उनके ट्रांसलेशन सीखेंगे, ताकि हमारी दोनों चीज़ों की साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। अपनी हद पार कर रहे हो बाहुबली। सबसे पहले ये कह रही है अपनी हद पार कर रहे हो बाहुबली। कह रही है अपनी हद पार कर रहे हो बाहुबली। अपनी यानी कि अपनी हद यानी कि योर लिमिट। पार करना मतलब कि क्रॉसिंग। और क्योंकि रहे हो कंटिन्यूअस है इसलिए हम कह रहे हैं क्रॉसिंग, और बाहुबली है इसका नाम। तो ये कह रही है यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स बाहुबली। आगे देखते हैं। एक गर्भवती को बेड़ियों के साथ खड़ा करके ये सभा पहले ही अपनी हद पार कर चुकी है माँ। तो ये इसे रिप्लाई करते हुए कह रहा है एक गर्भवती को बेड़ियों के साथ खड़ा करके ये सभा पहले ही अपनी हद पार कर चुकी है माँ। तो देखिए, इस सेंटेंस में ये एक गर्भवती को बेड़ियों के साथ खड़ा करके, ये इस सेंटेंस का मेन क्लॉज नहीं है, ये है रीजन या कॉज। यहां से इसका मेन क्लॉज शुरू है और ये सभा है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये है सब्जेक्ट। तो अगर हम इस सेंटेंस को फ्रेम करें तो हम कहेंगे बाय चेनिंग अ प्रेग्नेंट वुमन दिस असेंबली, ये सभा, हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड। क्योंकि ये परफेक्ट है तो हम हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रहे हैं, इट्स लिमिट्स। अब देखिए इस सेंटेंस में ये हो गया इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन या रीजन वाला क्लॉज। फिर ये दिस असेंबली है इसका सब्जेक्ट, हैज है इसकी हेल्पिंग वर्ब, क्रॉस्ड है इसकी मेन वर्ब और इट्स लिमिट्स है इसका ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये सेंटेंस को हमने फ्रेम किया है। माँ यानी मदर। आगे बढ़ते हैं। चाहे गर्भवती हो या वृद्ध, तुम हो या मैं, न्याय विधान सबके लिए एक है। तो ये इसकी बात पे कह रहा है आगे, चाहे गर्भवती हो या वृद्ध, तुम हो या मैं, न्याय विधान सबके लिए एक है। तो देखिए चाहे, तो हम कहेंगे वेदर, चाहे गर्भवती यानी प्रेग्नेंट, और एल्डरली वृद्ध, एल्डरली, तुम हो या मैं, यू और मी, न्याय विधान द लॉ ऑफ जस्टिस, जस्टिस यानी न्याय, विधान लॉ ऑफ जस्टिस इज सेम, समान,
फॉर ऑल, सबके लिए। तो कह रहा है whether pregnant or elderly, you or me, the law of justice is same for all, सबके लिए समान है। आगे देखते हैं। जानते भी हो क्या हुआ था? आगे कह रहा है जानते भी हो क्या हुआ था। तो कह रहा है जानते भी हो। अब ये क्वेश्चन है तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर रहे हैं। हम कह रहे हैं डू यू इवन, हम यहाँ पे भी को ऑल्सो नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इवन, क्योंकि यहाँ पे भी का मतलब अलग है। तो ये कह रहा है डू यू इवन नो, जानते हो, व्हाट हैपेंड, भाई तुम जानते भी हो कि क्या हुआ था जो तुम ये कह रहे हो। क्या हुआ था देवसेना? तो अब ये देवसेना से ही पूछते हुए कह रहा है क्या हुआ था देवसेना। तो कह रहा है व्हाट हैपेंड देवसेना। ये अपनी वाइफ से पूछ रहा है और कह रहा है व्हाट हैपेंड देवसेना। यहां पे हमने कहा है व्हाट हैपेंड। हम व्हाट हैपेंड कहते हैं जब हम बताना चाहते हैं पास्ट का कोई इंसिडेंट जो हुआ है। इन जनरली जब हम पूछते हैं तो हम कहते हैं व्हाट हैपेंड। पर जब हम कोई पास्ट का इंसिडेंट ऐसा जो किसी और इंसिडेंट से पहले हुआ है वो पूछते हैं तो हम कहते हैं व्हाट हैड हैपेंड, यानी क्या हुआ था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि nobody knew what had happened before the empire gave the replay, जब तक एम्पायर ने रिप्ले नहीं दिखाया तब तक किसी को नहीं पता था गेम में क्या हुआ। देखिए व्हाट हैपेंड और व्हाट हैड हैपेंड को हम इस तरह भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है जो थोड़ी अपसेट लग रही है, आपने उसे देखा और उसे पूछा कि क्या हुआ, तो आप कहेंगे व्हाट हैपेंड। पर अगर वही स्टोरी आप आगे किसी को नरेट कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन को, कि मैं रूम में एंटर हुई तो मैंने देखा कि वो अपसेट थी तो आई आस्क्ड, तो फिर हम कहेंगे व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई सॉ हर अपसेट एंड आई आस्क्ड हर व्हाट हैड हैपेंड। तो हम व्हाट हैड हैपेंड तब कहेंगे जब, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मैं रूम में एंटर हुई और उससे पहले की बात हम कर रहे हैं कि उससे पहले शी वाज अपसेट, तो इसलिए मैंने पूछा कि उससे पहले ऐसा क्या हुआ कि वो अपसेट थी। आगे देखते हैं। शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया। आगे ये कह रही है शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया। तो कह रही है ही गैदर्ड, एक तरफ बुलाने को हम कहेंगे इकट्ठा करने को गैदर्ड, ऑल द विमेन, क्योंकि प्लूरल है तो हम विमेन कहेंगे, टू वन साइड inside the शिव टेम्पल। शिवालय को हम कह सकते हैं शिव टेम्पल। तो ये कह रही है he gathered all the women to one side inside the शिव टेम्पल, उसने शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया। आगे देखते हैं। अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। आगे ये कह रही है अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। तो अंदर भेजने के बहाने को हम कहेंगे इन द नेम ऑफ, यानी कि अंदर भेजने के नाम पे, अंदर भेजने के बहाने, सेंडिंग इनसाइड ही वॉज, वो कर रहा था, टचिंग एवरीवन, सभी को, इन एप्रोप्रिएटली, यानी गलत तरह से छू रहा था, सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था। आगे ये कह रही है मेरे साथ भी वो यही करने वाला था। He was about to grope me to, करने वाला था, about to, और हाथ डालने को या टच करने को इनएप्रोप्रिएटली हम कहते हैं ग्रोप या ग्रोपिंग। देखिए ग्रोप का अगर हम न्यूट्रली मतलब देखें
तो ग्रोप का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज को फील करके ढूंढते हैं, जहां पे मान लीजिए अंधेरा है या कोई ऐसी जगह है जहां हम देख नहीं पा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं, न्यूट्रली हम कहते हैं ग्रोप को कि कोई चीज को ढूंढना। पर अगर हम ग्रोप को अदर सेंस में ले तो ग्रोप का मतलब होता है जब कोई किसी को इनएप्रोप्रिएटली टच करता है बिना कंसेंट के, तो उसे कहा जाता है ग्रोपिंग। अगर हम ग्रोपिंग को एग्जाम्पल समझे तो कह सकते हैं, अ मैन वॉज अरेस्टेड फॉर ग्रोपिंग अ वुमन ऑन द ट्रेन। एक आदमी एक महिला को ट्रेन में गलत तरह से छूने के लिए गिरफ्तार हो गया। तो ये यहाँ पे कह रही है ही वॉज अबाउट टू ग्रोप मी टू, वो मुझ पर भी, मेरे साथ भी यही करने वाला था। देखिए अब यही फर्क होता है जब हम हिंदी से कोई चीज इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, हम हिंदी में अपने थॉट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो हम उसे ट्रांसलेट जरूर कर सकते हैं, मगर फिर वो नेचुरल स्पीकर वाली बात नहीं आती। जैसे हम नेचुरली बोलेंगे किसी चीज को तो वो बोलने में जरूर ही फर्क आता है। आगे देखते हैं। तो उसकी उंगलियां काट दी। आगे वो कह रही है तो उसकी उंगलियां काट दी, तो यानी सो आई चॉप्ड हिज फिंगर्स। चॉप्ड यानी काट दी। हम चॉप का जनरली इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई सब्जी को बताना चाहते हैं कि हम वेजिटेबल चॉप कर रहे हैं। वेजिटेबल को काटने वाली बोर्ड को भी चॉपिंग बोर्ड ही कहा जाता है। तो चॉपिंग इज की काटना। तो कह रही है सो आई चॉप्ड हिज फिंगर्स, मैंने उसकी उंगलियां काट दी। देर से औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काट। आगे ये कह रहा है औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते। तो कह रहा है इफ वन लेज यानी डालना, हिज हैंड्स उस अपने हाथ या उसके हाथ, ऑन अ वुमन you should not chop his fingers. ये अब एकदम गुस्से में है और ये कह रहा है कि अगर कोई if one lays या someone lays his hands, यानी कि हाथ डालने को कहते हैं laying hand, on a woman या on any woman, you should not chop his fingers, तुम्हें उसकी उंगलियां नहीं काटनी चाहिए। काटते हैं उसका गला। है ना ये वन ऑफ द मोस्ट एपिक सीन्स। और ये क्लिप लंबी भी हमने इसीलिए रखी है कि हमने यहाँ तक जब ये क्लिप देख ली है तो हम इसका क्लाइमैक्स भी देख ही लें। अब देख लेते हैं इसका मतलब। ये कह रहा है काटते हैं उसका गला, तो ये कह रहा है कि भाई कोई अगर औरत पे हाथ डालता है तो उसकी उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला, यानी कि यू शुड चॉप, काटना, हिज हेड ऑफ, गला सर, तो यू शुड चॉप ऑफ हिज हेड। आज का वीडियो होता है यहीं पे एंड। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ ये भी बताइएगा कि आप ऐसी और कौन सी मूवीज या सीरीज पे इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी याद से कर दीजिएगा ताकि हमें आपका सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिलता रहे कि हम इसी तरह से और अच्छे वीडियोस आप तक लाते रहें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।